ओशो, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक तरफ गहरी, दिल को छू लेने वाली आध्यात्मिक बातें और दूसरी तरफ जबरदस्त विवाद। एक ऐसे गुरु जिन्होंने लाखों को एक नई राह दिखाई, पर जिनकी अपनी विरासत पर पंथ, अहंकार और सत्ता के खेल का एक गहरा साया भी पड़ता है। तो चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करेंगे उस गुरु की जो विरोधाभासों से भरे थे, फिर अहंकार पर उनकी बिल्कुल अलग सोच को समझेंगे, इसके बाद जागरूकता के उनके बताए रास्ते को जानेंगे और फिर देखेंगे कि उनके आदर्शों और जमीनी हकीकत में आखिर कितना फासला था। और आखिर में हम बात करेंगे ओशो की इस उलझी हुई विरासत की। तो पहला पड़ाव, विरोधाभासों के गुरु। एक भारतीय रहस्यवादी से लेकर अमेरिकी विवादों के केंद्र तक का उनका सफर। चलिए उस इंसान और उस आंदोलन की कहानी से शुरुआत करते हैं जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचा भी और चौंकाया भी। देखिए, रजनीश आंदोलन की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सब शुरू हुआ 1974 में पुणे के आश्रम से, जहां पश्चिम से हजारों लोग खींचे चले आ रहे थे। फिर 1981 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। ये पूरा आंदोलन अमेरिका के ओरेगन में 64,000 एकड़ की एक विशाल जमीन पर शिफ्ट हो गया। नाम रखा गया रजनीशपुरम। लेकिन यहीं से कहानी ने एक बहुत ही डरावना मोड़ लिया। 1984 में उनके ही कुछ फॉलोअर्स ने अमेरिकी इतिहास का पहला बायो टेरर अटैक किया। बस इसके एक साल बाद ही 1985 तक ओशो को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया और ओरेगन का वो पूरा शहर, वो सपना ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आखिर में 1990 में पुणे में उनकी मौत हुई और पुणे एक बार फिर इस आंदोलन का हेडक्वार्टर बन गया। अच्छा, इन बड़ी बड़ी घटनाओं और हेडलाइंस के पीछे ओशो की शिक्षाओं का जो सार था, वो हमारी पहचान, मतलब हमारे मैं होने के एहसास को लेकर एक बिल्कुल ही अलग नजरिया था। तो अब आता है भाग 2, अहंकार की पहेली। एक ऐसी सोच जिसने एक बुनियादी तस्वुर को ही खारिज कर दिया। ओशो की टीचिंग के हिसाब से हमारे अंदर दो चीजें काम करती हैं। एक है हमारा असली स्व यानी सेल्फ, और दूसरा है हमारा बनाया हुआ अहंकार यानी ईगो। स्व क्या है? ये वो है जो हमें कुदरत से मिला है, जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, हमारा असली स्वभाव। दूसरी तरफ है अहंकार। ये कोई असली चीज नहीं है, ये वो है जिसे हम अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने समाज, अपनी संस्कृति से इकट्ठा करते जाते हैं। एक तरह से ये एक नकली मैं है, एक दिखावा। तो फिर सवाल उठता है कि ये अहंकार असल में है क्या? ओशो कहते थे कि ये कोई ठोस चीज नहीं है जिसे हम पकड़ सकें। ये बस एक गहरा विश्वास है कि हम दुनिया से अलग थलग एक आइडेंटिटी हैं। उनके लिए अहंकार का मतलब था खुद की जानकारी का न होना। मतलब ये सिर्फ एक भ्रम है जो आत्मज्ञान की कमी से पैदा होता है। इसको समझाने के लिए ओशो ने एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अहंकार अंधेरे की तरह है। अंधेरे का अपना कोई वजूद नहीं होता, वो तो बस रोशनी के न होने का नाम है। और यही बात उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है कि आप अंधेरे से लड़ नहीं सकते, आप सिर्फ रोशनी ला सकते हैं। तो ठीक है, अगर अहंकार सच में है ही नहीं, तो फिर सवाल ये है कि इससे डील कैसे किया जाए? ओशो का तरीका क्या था? तो अब आता है भाग 3, जागरूकता का मार्ग, अंदरूनी बदलाव का एक विज्ञान। और यहीं पर सबसे दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, जो चीज मौजूद ही नहीं है उसे कोई छोड़े तो कैसे छोड़े? ये सवाल सीधा ओशो के उस तरीके की तरफ इशारा करता है जो अहंकार को मिटाने की जो भी पुरानी आध्यात्मिक सलाहें हैं, उन सबको एक सिरे से नकार देता है। तो लड़ने की जगह ओशो ने 3 स्टेप्स का एक प्रोसेस बताया। पहला, अहंकार से लड़ो मत, क्योंकि उसे छोड़ने या मिटाने की हर कोशिश एक और नया और ज्यादा चालाक अहंकार बना देती है। दूसरा, उसे खोजो, अपना सारा ध्यान अंदर की तरफ ले जाओ और ये पता लगाने की कोशिश करो कि ये मैं का भाव आखिर उठता कहाँ से है। और तीसरा, बस जागरूक हो जाओ, बिना सही गलत का फैसला किए एक गवाह की तरह बस देखो। यही देखना वो रोशनी है जो अहंकार के अंधेरे को गायब कर देती है। अब इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ओशो ने कुछ खास टेक्निक्स बनाई जिन्हें एक्टिव मेडिटेशन कहा गया। ये डिजाइन ही की गई थी आज के इंसान के लिए, जो इतना तनाव और दबी हुई भावनाओं से भरा है कि उसके लिए चुपचाप बैठना लगभग नामुमकिन है। तो इन मेडिटेशंस का मकसद था कि पहले शरीर और मन का सारा स्ट्रेस बाहर निकल जाए, ताकि उसके बाद शांत होकर देखने के लिए, जागरूक होने के लिए जगह बन सके। चलिए अब देखते हैं कि अहंकार को मिटाने और जागरूकता लाने के ये बड़े बड़े आइडियाज जब ओरेगन कम्यून की असल दुनिया में पावर और पॉलिटिक्स से टकराए तो क्या हुआ। भाग 4, आदर्श बनाम हकीकत। 751 ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जिन्हें 1984 में ओरेगन के एक शहर में रजनीश के अनुयायियों ने जानबूझकर सैल्मोनेला बैक्टीरिया से जहर दिया था। सोचिए, ये अमेरिका की जमीन पर पहला बायो टेरर अटैक था और मकसद था एक लोकल इलेक्शन में धांधली करके पॉलिटिकल पावर हासिल करना। एक ऐसा ग्रुप जो प्रेम और जागरूकता की बात करता हो, उसका ये कदम
सच में इसने सबको हिलाकर रख दिया था। और फिर ये नंबर आता है 93। ये ओशो की पर्सनल रोल्स रॉयस कारों की संख्या थी। एक तरफ तो अहंकार और दुनियादारी छोड़ने की बातें और दूसरी तरफ लग्जरी कारों का इतना बड़ा कलेक्शन। ये एक खुला विरोधाभास था जो उस आंदोलन की बेहिसाब दौलत और मटेरियलिज्म का एक सिंबल बन गया। ये चीजें आध्यात्मिक सादगी की किसी भी पारंपरिक धारणा से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। ओरेगन का वो कम्यून विवादों का गढ़ बन चुका था। वहाँ के पास के एक छोटे से शहर एंटीलोप पर राजनीतिक कब्जा करने की कोशिश की गई। इतिहास की सबसे लंबी अवैध फोन टैपिंग की साजिश वहीं रची गई जो बाद में पकड़ी गई। इतना ही नहीं, बच्चों के यौन शोषण जैसे बेहद गंभीर आरोप भी लगे और कम्यून के अंदर शादी और परिवार जैसी चीजों को एक तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। तो रजनीशपुरम तो खत्म हो गया, ओशो की भी मौत हो गई। तो उसके बाद इस आंदोलन का क्या बना? अब आता है हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 5, ओशो की जटिल विरासत, एक बदनाम पंथ से ग्लोबल ब्रांड बनने की कहानी। इस आंदोलन ने वक्त के साथ खुद को पूरी तरह से रीब्रांड कर लिया है। देखिए, 80 के दशक में इसे एक विवादास्पद सेक्स कल्ट कहा जाता था, जिसके फॉलोअर्स को नारंगी कपड़ों वाले रजनीशी के नाम से जाना जाता था और जिसके लीडर के पास 93 रोल्स रॉयस थी। और अब आज ये ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट है जो BMW जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाता है और जहां हर साल दुनिया भर से करीब 2 लाख लोग आते हैं। पुणे में बना ये रिजॉर्ट आज खुद को पूरब का एसएलन कहता है, मतलब खुद को खोजने के लिए एक आध्यात्मिक नखलिस्तान। अब यहाँ का पूरा फोकस मेडिटेशन, थेरेपी और वेलनेस पर है और ये दुनिया भर के नेताओं, सेलिब्रिटीज और आध्यात्मिक सुकून ढूंढ रहे लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तो ओशो की पूरी कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। क्या किसी गुरु की गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं को उसके और उसके फॉलोअर्स के गलत कामों से अलग करके देखा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा या आसान जवाब नहीं है और जो हमें ज्ञान, गुरु और अधिकार के पूरे कॉन्सेप्ट पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देता है।